हेलो एवरीवन। आज हम सर्वाधिकारवाद यानी कि टोटलिटेरियनिज्म या फिर टोटलिटेरियन जो रिज्म होती है वो क्या होती है इसके बारे में संक्षिप्त तौर पे समझेंगे। आपके बीएलएलबी के सिलेबस में यह भी एक टॉपिक दिया हुआ है जो कि बहुत संक्षिप्त तौर पे हमें समझना है, तो इसमें ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, सर्वाधिकारवाद क्या है यह जानना बेहद ही आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं कि सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति और सर्वाधिकारवाद की अर्थ को इससे क्या समझा जाता है। चलिए हम समझते हैं। तो सर्वाधिकारवाद यह एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे सारा अधिकार जो हम देखते हैं कि वो सरकार के पास होता है, यानी कि ऐसा प्रकार है, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है टोटलिटेरियनिज्म, जिसमें कि क्या होता है, सारे अधिकार क्या है, जो जनता के जो सारे राइट्स हैं वो किसके पास होते हैं, वो गवर्नमेंट के पास होते हैं, या फिर एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम के पास होते हैं जो सारे अधिकार को अपने पास रखता है और जिससे हम सर्वाधिकारवाद कहते हैं। और जब सर्वाधिकारवादी आप राज्य की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि एक ऐसा स्टेट होगा जहाँ पे क्या है, जो वहाँ का जो वहाँ की सरकार है वो क्या करेगी, सारे राइट्स, सभी प्रकार के राइट्स, जैसे कि हर क्षेत्र में जो भी जनता के हर क्षेत्र में, जैसे पॉलिटिकल बोल लें, इकोनॉमिकल बोल लें, या फिर किसी भी प्रकार के क्षेत्र की सारे राइट्स जो मिलते हैं जनता को, वो कौन रखेगा अपने पास, वो वहाँ की गवर्नमेंट या फिर वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम अपने कंट्रोल में रखेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्वाधिकारवाद। यहाँ पे यह एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम कह सकते हैं कि एक ऐसी जो राजनीतिक व्यवस्था है जहाँ पे पूर्ण तरीके से आप कंट्रोल देखेंगे तो सिटीजन्स पे किसका कंट्रोल होगा, वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल पूरी सिटीजन्स की सारी एक्टिविटीज पे हम देखते हैं कि उनकी सारी गतिविधियों में हमको देखने को मिलता है। तो यह जो रिजीम थी टोटलिटेरियनिज्म की रिजीम, इसे हम देखते हैं कि जब 1923 में जियोवानी एमेंडोला ने सबसे पहले देखा था कि इन्होंने इटालियन फैसिज्म को, इन्होंने जब फैसिज्म की बात की उसमें कहा इटालियन जो फैसिज्म था उसको, फैसिज्म को, डिक्टेटरशिप को अलग करके टोटलिटेरियनिज्म को इन्होंने डिस्क्राइब किया है। यानी कि इन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले जो इटालियन फैसिज्म को इन्होंने ही डिक्टेटरशिप में अलग करके टोटलिटेरियनिज्म को इन्होंने डिस्क्राइब किया। यहाँ पे क्या बताया, जहाँ पर स्टेट के पास कहा कि टोटल पॉलिटिकल जो है इनकी जो पावर है वो आ जाती है इनके पास, और वो उसको एक्सरसाइज भी करते हैं क्योंकि टोटल पावर इनके पास आ जाएगी। टोटलिटेरियनिज्म में आप यही देखेंगे कि जो टोटल पावर है, जो पूरी संपूर्ण जो शक्ति है वो किसके कंट्रोल में होती है, वहां की गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। तो आप जब भी आपने पढ़ा होगा इटली के बारे में और मुसोलिनी के बारे में, जर्मनी के बारे में, इन सब के बारे में जब आपने पढ़ा होगा तब आपको ये चीज पता होगी कि भाई जो फासिज्म था, फिर जर्मनी में जो नाजीवाद, फासीवाद की जब हम बात करते हैं तो वहां पे क्या था, हम ये देखते हैं कि जो हिटलर थे, जो मुसोलिनी थे, उन्होंने क्या किया था, सारे जो पावर है यानी कि एक तरीके से पूरे अपने कंट्रोल में ले लिया था। जनता को इस तरीके से उनके आइडियोलॉजी को इस तरीके से बना दिया था कि वो क्या है कि हमेशा उनको अपनी गवर्नमेंट की बात सुननी पड़ती थी, अपने शासक की बात सुननी पड़ती थी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको अपने उनको उस कार्य के लिए दंड दिया जाता था, दंड का भागीदार उनको माना जाता था क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट की बात नहीं सुनी। तो जो इसमें आप देखेंगे कि जो इटली के शासक हैं मुसोलिनी ने अपने शासन को फासिज्म के रूप में वर्णित करते हुए टोटलिटेरियनिज्म का भी कॉन्सेप्ट दिया और कहा कि जो फासिज्म है वही टोटलिटेरियनिज्म है। तो इटली के शासक मुसोलिनी ने यही कहा कि जो जिनको फासिज्म कहा जाता है वही क्या टोटलिटेरियनिज्म है, क्योंकि जो किसी स्टेट को क्या करता है उसको वो डिस्क्राइब करता है। तो स्टेट को अगर पूरा डिस्क्राइब करेगा तो वही जो फासिज्म में भी कॉन्सेप्ट है एक तरीके से टोटलिटेरियनिज्म में भी आप वही देखेंगे कि अपने कंट्रोल में रख के जनता पर शासन करना, ठीक है, जनता की सारी पावर्स, जनता के पास जो भी राइट्स हैं उनको अपने अधिकार में ले लेना और उनपे हक जमाना कह सकते हैं, और उनपे अधिकार करना, उनपे शासन करना। और इस तरीके से जो किसी स्टेट को टोटली डिस्क्राइब भी करता है और क्या करता है कि उस स्टेट को एक तरीके से उसकी पहचान भी दिलाता है। तो इन्होंने फासिज्म को ही टोटलिटेरियनिज्म भी कहा है, इटली के जो शासक है मुसोलिनी। अब देखते हैं कि जो ये शब्द था टोटलिटेरियनिज्म, इनको जो इंग्लिश में जिन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था वो थे फ्रांस ब्रोकेनाउ। इन्होंने 1938 में द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में इस बात का यानी कि टोटलिटेरियनिज्म, सर्वाधिकारवाद का जिक्र किया था इसमें,
ठीक है, तो यह हम इतना तो समझ गए कि एक ऐसी रिजीम है या फिर एक ऐसा सर्वाधिकारवाद या एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा जो कंट्रोल है वो क्या है कि जनता का जो भी है, जनता पे कंट्रोल क्या होता है, गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, तो इसमें कंट्रोल जो है वो आप देखेंगे कि बहुत उच्च स्तर पे होता है, यानी कि कंट्रोल जो है पूरे एक्सट्रीम लेवल पे होता है, क्योंकि ये हर क्षेत्र को कवर करते हैं एक तरीके से आप देखेंगे तो सर्वाधिकारवाद में, क्योंकि जनता के हर हर कहना चाहिए उनके हर एक अधिकार पे, राजनीतिक, आर्थिक और उनके जो एक तरीके से कहते हैं कि उनको जो मूल अधिकार दिए जाने चाहिए उन सब में भी कह सकते हैं उनको पूरा अधिकार था। एक तरीके से उनके लाइफ में भी पूरा कंट्रोल हमें देखने को मिलता है सर्वाधिकारवाद में। टोटलिटेरियनिज्म में हमें कंट्रोल जब पूरे एक्सट्रीम लेवल पे देखने को मिलता है, और ये क्या है कि एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट का भी एक्सट्रीम फॉर्म हम मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्शन जो होते हैं वो फेयर हम नहीं मान सकते, क्योंकि आप देखेंगे इलेक्शन क्या होता है कि मतदान तो यहाँ पे भी होता है लेकिन वो फेयर कंडीशन में हमको देखने को नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ऐसे सर्वाधिकारवाद जहाँ पर इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो वहां पे सीधी सी बात है, ये एक ऐसा गवर्नमेंट होगा जो आपको इलेक्शन आपसे करवाएगा जरूर, लेकिन वहां पे एक तरीके से जनता पे क्या है कि एक तरीके से उनपे ये एक तरीके से भार रहेगा उनपे कि भाई उनको मतलब ये उनपे एक फोर्सफुली यह काम कराया जा सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि कहने को तो इलेक्शन कराया जाता है लेकिन फिर भी वो सही तरीके से निष्पक्ष तौर पे अपने जो वोटिंग राइट्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो गवर्नमेंट चल रही है उनके लिए या फिर जो वहाँ का शासक है उसके लिए उनको मत देना है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये फेयर इलेक्शन यहाँ पे नहीं होता। और यहाँ पे क्या है, जनरली जो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लोकतंत्र है वह नहीं पाया जाता है, डेमोक्रेसी यहाँ पे नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप स्ट्रिक्ट कंट्रोल देखते हैं हर चीजों पे। और डेमोक्रेसी बात करती है, जब लोकतंत्र की बात आती है तो लोकतंत्र में जनता को बहुत प्रमुखता दी जाती है, लेकिन जब आप सर्वाधिकारवादी राज्य की बात करते हैं तो वहां पे क्या है, जनता को प्रमुख उतना नहीं माना जाता, क्योंकि वहां पे शासक प्रमुख है और राज्य प्रमुख है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनता के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता है, अत्याचार होता है, और एक तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टेट के द्वारा जनता पे बहुत ही उनके साथ क्रूर व्यवहार किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि नरसंहार की स्थिति भी आपने देखी होगी इटली और मुसोलिनी में भी। जो हिटलर तो इसके बेस्ट एग्जाम्पल हम मानते हैं कि उन्होंने जनता पे अपने बहुत अत्याचार किया था, और अगर जनता उनकी जरा से भी किसी बात का अगर कोई विरोध करता है तो उनको क्या है, उनको बहुत ही क्रूर तरीके से उनको दंड दिया जाता था। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड हमें जो जेनोसाइड कह सकते हैं या नरसंहार जो हमें देखने को मिलता था वो भी यहाँ पे होता था। ठीक है, तो एक तरीके से इन सारी बातों से हम समझ सकते हैं कि सर्वाधिकारवाद क्या है। इसके आगे इन्होंने कुछ हम देखते हैं कि सर्वाधिकारवाद की कुछ विशेषताएं भी हैं। टोटलिटेरियनिज्म में जो रिजीम होती है उसकी कुछ विशेषता है, जिसमें हम पहला तो वही जानेंगे कि यहाँ पर क्या है कि एक पावर सेंट्रलाइज्ड होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शक्ति है उसका केंद्रीकरण किसके पास होता है, वहाँ के शासक या फिर वहाँ के राज्य में होता है। ठीक है, और राज्य यानी कि वहाँ के जो शासक है उन्हीं जो वहाँ के प्रमुख होते हैं उनके पास क्या होती है, पावर सेंट्रलाइज्ड होती है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ का व्यक्ति समूह या दल, पॉलिटिकल पावर इनमें होता है, यानी कि आप कह सकते हैं व्यक्ति समूह या दल जो पॉलिटिकल पावर होते हैं इन्हीं में होते हैं, इनमें ही होती है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति जो प्रमुख व्यक्ति होगा वहां का, या फिर एक ग्रुप होगा जिसका वहां पे चलता है, जिस सिस्टम में, अगर पॉलिटिकल सिस्टम में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि क्या है, जो कि बिल्कुल पावरफुल है, या फिर ऐसा कोई ग्रुप है, तो उनका ही वहां पे पॉलिटिकल जो पावर है वो उनमें ही होता है और उनकी ही बातों को माना जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, वोटिंग करके जनता की सहमति से अपनी बात मनवा लेते हैं। इसका मतलब यह है कि वोटिंग करके क्या होती है, जनता की सहमति से अपनी बात मनवाते हैं, मतलब जनता को इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं, या फिर एक तरीके से जो अगर अपने विवेक का प्रयोग भी कर रहे हैं फिर भी वो अपने सरकार के विरोध काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरीके से वोटिंग, मैंने कहा पहले ही बताया कि जो वोटिंग का उन्होंने एक तरीके से कहा जाता है कि हाँ यहाँ इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी, लेकिन जनता की आइडियोलॉजी जो उनकी विचार है उनको इस तरीके से परिवर्तित किया जाता है कि उनको कहा जाता है कि विचारों को इस तरीके से परिवर्तित करना, कि विचार जो होती थी वहां की उस टाइम की आइडियोलॉजी, उसका क्या करते थे, यूज करते थे एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे।
यानी कि अपनी बात मनवाने के लिए इलेक्शन भी करवा लेना है, वोटिंग भी करवा लेना है, लेकिन जनता को ये पता होता था कि क्या होगा कि उनकी सहमति तो ले ली जाएगी, लेकिन उनको मानना किसकी बात पड़ेगी, उनको किसको वोट करना पड़ेगा, जो वहाँ के प्रमुख हैं उनको, जो शक्तिशाली वहाँ पे सत्ताधारी हैं उनको ही। ठीक है, अगर ऐसा वो नहीं करते तो वो दंड के भागीदार माने जाते हैं। फिर यहाँ पर चौथी बात ये आती है कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें होता हुआ दिखता है, लेकिन यहाँ के लोगों को अधिकार नहीं मिलते हैं। कहा तो जरूर जाता है, देखने को बाहरी स्तर पे हम ऊपरी तौर पे देखेंगे तो सब कुछ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे विकास नहीं होता, डेवलपमेंट होता है, लेकिन क्या है, लोगों के अधिकार छीन ले जाते हैं। वहाँ पे लोगों को उस तरीके का अधिकार नहीं मिलता। पांचवी बात यहाँ पे यह है कि स्टेट टेररिज्म भी होता है। यहाँ पे स्टेट टेररिज्म या फिर जो जेनोसाइड की हम बात कर सकते हैं, जेनोसाइड तो नरसंहार कहा जाता है, और जो स्टेट टेररिज्म होते हैं यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म भी आप कह सकते हैं। एक तरीके से स्टेट में टेरर फैलाने का भी काम जो वहाँ के जो वहाँ के सत्ताधारी हैं वो करते हैं, क्योंकि एक तरीके से जनता वहाँ पे भय में जीती है, क्योंकि उनको पता है अगर जो शासक है वो सही बोले या गलत, हमको उनकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ जिंदा रहना है, और हम इनकी बात का अगर विरोध करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे वो उनको दंड मिलेगा। तो इसलिए एक तरीके से कह सकते हैं राज्य खुद भय को उत्पन्न करता है, टेरर वहां पे करता है। तो स्टेट टेररिज्म हम कह सकते हैं यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। और कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी, तो फिर इसको भी यही कहेंगे कि कंट्रोल किसका है, सब चीजों में कंट्रोल भी किसका है, वहाँ के जो सर्वाधिकारवादी राज्य में कंट्रोल होता है हमेशा वहाँ के शासक का, वहाँ पे जो राज्य है जो वहाँ पे शासन कर रहा है उन्हीं का होता है। ठीक है, और फेयर इलेक्शन यहाँ पे नहीं होता है। सातवीं बात यहाँ पे यह है कि न्यूज़पेपर जो होते हैं वो यहाँ पे पब्लिश नहीं होते। न्यूज़पेपर को अगर पब्लिश भी करना होता था तो वो सभी किसके कंट्रोल में होते थे, सभी वहाँ के शासक जो चाहते थे वैसा ही अगर प्रेस किया जा रहा है, अगर कोई भी जो सूचना उनको दी जा रही है तो वो उनके अंडर में ही रहकर होता था, वरना न्यूज़पेपर यहाँ पे पब्लिश नहीं होते थे, यह हमें देखने को मिलता है। और भी विशेषता जैसे कि व्यक्ति के जो जीवन के सभी एस्पेक्ट्स में हम कह सकते हैं उसको कंट्रोल कर लेता था गवर्नमेंट, वहाँ का गवर्नमेंट के कंट्रोल में सभी होते थे, और स्टेट के अलावा और कोई नहीं, ये भी एक कॉन्सेप्ट था इनका, स्टेट के अलावा और किसी को भी प्रमुखता नहीं दी जाती थी। और यहाँ पे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करते थे, अपने स्टेटस क्यू को क्रिएट करके रखती थी, जबकि ये क्या होता था, बिलीव्स नॉर्म्स को कंट्रोल करते थे, और बिहेवियर को भी एक तरीके से आप कह सकते हैं, आइडियोलॉजी को भी, बिहेवियर को, सभी प्रकार से पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का यहाँ पे हमको देखने को मिलता था जनता पे। और यहाँ पे जो स्टेट आइडियोलॉजी एक बनाकर लोगों को इसमें ढालना चाहते थे, जो स्टेट की आइडियोलॉजी यानी कि स्टेट यानी कि क्या, वहाँ पे जो शासक है, जो वहाँ की जनता, जो उसकी विचारधारा क्या है कि अपनी बात मनवाना है उसको किसी भी तरीके से, तो वो एक तरीके से अपनी विचारधारा को क्या करता था, जनता पे थोपता था, और जनता को भी एक तरीके से आप कह सकते हैं या तो उनका ब्रेन वॉश बोल लो, या फिर उनकी पूरी बातों को आप उनके दिमाग को फिरा कर या फिर उनके मैनिपुलेट करके आप कह सकते हैं कि उसको उनकी आइडियोलॉजी के तौर पे पेश करता था, यानी कि स्टेट आइडियोलॉजी बनाकर लोगों की आइडियोलॉजी को क्या करता था कि लोगों को मतलब उनकी जो आइडियोलॉजी उसको स्टेट आइडियोलॉजी में ढालने की कोशिश करता था। पॉलिटिकल जो एजेंडा को ज्यादा फैलाकर लोगों को जोड़कर क्या करते थे, लेजिटिमाइज करते थे, ये लोग वैध घोषित करते थे। ठीक है, पॉलिटिकल इनका एजेंडा भी वही करते थे कि अपना ज्यादा लोगों तक फैलाते थे। मैंने कहा कि हर चीज वहां पे होती थी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होता था, वहां पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होता था, एक एजेंडा भी तैयार किया जाता था, लेकिन सभी चीजों में आप अगर डीपली आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसमें क्या था कि सभी चीजों में बार बार वही बातें आ रही कि कंट्रोल सिर्फ राज्य का या फिर वहां के शासक का होता था। इस बारे में जो कार्ल जे फ्रेडरिक हैं एक विद्वान, उन्होंने भी 6 पॉइंट दिए थे इस रिजीम के लिए, 6 पॉइंट सिंड्रोम उन्होंने बताए थे, जिसमें उन्होंने पहला पॉइंट बताया था कि ये जो वन पार्टी और वन रूल जो उनकी बात करते हैं, एक ही दल और वहां पे एक ही शासन होगा, पावरफुल जो वहां का लीडर होगा वही क्या करेगा, वहां पे पार्टी स्थापित करेगा और वही वहां पे लीड करेगा, वहां के लीडरशिप वो करेगा। दूसरी बात इसमें आती है कि ये एक विशेष आइडियोलॉजी होती है, एक विशेष आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं, और विशेष आइडियोलॉजी में क्या कि सर्वे सर्वा हम ही हैं और कोई भी नहीं, जनता बिल्कुल नहीं, तो जनता पे हमको अधिकार करना है। और इस तरीके से वो इस आइडियोलॉजी को क्या करते थे, आइडियोलॉजी का यूज अपने एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे करती थी यह सर्वाधिकारवादी जो राज्य हमें देखने को इसमें मिलता है। ठीक है, तो
यहाँ पे विचारधारा का एग्जिस्टेंट, यहाँ पर हमें विचारधारा का एग्जिस्टेंट आप देखेंगे तो हमको यहीं पे दिखाई देता है। आइडियोलॉजी का एग्जिस्टेंस हमको यहीं पे आपको आप इस सर्वाधिकारवादी या टोटलिटेरियन जो रिजिम हम देखते हैं इसमें हमको दिखाई देता है। तीसरी बात ये कहते हैं कि सीक्रेट पॉलिसिंग होती थी यहाँ पे, यानी कि क्या करते थे, एक पॉलिसिंग जो सीक्रेट पॉलिसी तैयार की जाती थी यहाँ पे, और उनकी दिखावे के लिए सारी चीजें होती थी और पॉलिसी जरूर तैयार की जाती थी। और मैंने बार बार वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि जो आइडियोलॉजी है उसको एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज करके और इस तरीके से कर करके स्टेट आइडियोलॉजी बनाकर लोगों को इसमें ढालने का प्रयास करते थे। फिर गवर्नमेंट की यहाँ पे मोनोपोली होती थी, गवर्नमेंट की यहाँ पे मोनोपोली हमको देखने को मिलती थी। जनसंचार के माध्यम में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट में ही जो भी बोल दिया या फिर जनसंचार का जो भी साधन होता है वो सब किसके कंट्रोल में था, वो हमारे गवर्नमेंट, मतलब इस जो टोटलिटेरियनिज्म के टाइम में जो यहाँ की गवर्नमेंट थी उनके अंडर में सारी चीजें होती थी। और आर्मी से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड जो भी, या फिर जो हम कह सकते हैं वेपन्स होते हैं, जितनी भी आर्मी से रिलेटेड चीजें होती हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही यहाँ पे टोटलिटेरियनिज्म रिजीम में हमको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो सर्वाधिकारवाद राज्य है या फिर सर्वाधिकारवादी जो रिजीम हम देखते हैं, इसमें सीधी सी बात है, आपको इस सर्वाधिकारवाद शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस वाक्य से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सर्वाधिकारवाद है इसमें सर्वाधिकारवाद यानी कि पूरा जो अधिकार है वो मतलब पूर्ण संपूर्ण तरीके से उनपे जनता पे अपने अधिकार को करना और एक्सट्रीम लेवल पे कंट्रोल करना, ना कि सिर्फ कुछ स्तर पे, इनका कंट्रोल पूरे एक्सट्रीम लेवल पे था। इसमें हम इनका मतलब कह सकते हैं कि एक डीप लेवल पे जनता के साथ इनको जो सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन जनता के साथ सपोर्ट बिना किए ये क्या करते थे, एक तरीके से इंटरवेंशन जो होता था, हस्तक्षेप आप देखेंगे यहाँ पे जनता पे या फिर उनके अधिकार पे बहुत ही डीप लेवल पे होता था, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे होता था। तो इसमें आप एग्जाम्पल में तो यही मुख्य तौर पे देख सकते हैं, एक तो इटली मुसोलिनी, जर्मनी में हिटलर, और यूएसएसआर में आप देखेंगे स्टॉलिन का जो एक था सिद्धांत, ठीक है, जो उन्होंने अपने सिद्धांत अपनाए थे और अपनी जो आइडियोलॉजी अपनाई थी उसी के आधार पे वो अपने शासन करते थे। और बिल्कुल आप जनता पे बिल्कुल बहुत ही अत्याचार होता था इस वक्त। तो सर्वाधिकारवाद मतलब पूरी तरीके से अब एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे सारा अधिकार गवर्नमेंट के पास होता है। आप यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इंडिविजुअल की कोई आइडेंटिटी को यहाँ पे नहीं मानते। इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी उसको क्या है, टोटली क्या करते थे, पूरी तरीके से ध्वस्त कर देते थे, डिमोलिश हो जाती थी वहां पे, और हमें इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी वो डिमोलिश होती हुई दिखती थी। और स्टेट की आइडेंटिटी के साथ इसको क्या कर दिया जाता था, मिक्स कर दिया जाता था। मतलब कह सकते हैं कि आप जनता की जो आइडेंटिटी है उसको क्या करते थे, जो व्यक्तिगत आइडेंटिटी होती है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उसको स्टेट की आइडेंटिटी के साथ क्या करके मिक्स कर दिया जाता था इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से वहां की जो शासक थे वो जनता पे कंट्रोल करके उनपे एक तरीके से उनको भय उनके अंदर स्थापित करके, स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड करके, स्टेट स्पॉन्सर्ड आप टेररिज्म इस तरीके से स्थापित करके आप कह सकते हैं कि पूरी गवर्नमेंट की मोनोपोली हमको हर जगह हमको देखने को मिलती है, उनका एकाधिकार हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये सर्वाधिकारवाद को हम समझ सकते हैं कि यह पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त करने वाली सरकार थी, जो कि क्या है, या फिर एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो कि जनता पे संपूर्ण कंट्रोल करने का प्रयत्न हमेशा से करते रहे। और यह इसके अंतर्गत आप यही 3 जो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल इटली, जर्मनी और यूएसएसआर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझने में आसानी हुई होगी कि सर्वाधिकारवाद क्या है। और जो सिलेबस में आपके दिया हुआ है ये आपका जो सर्वाधिकारवाद है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन सर्वाधिकारवादी राज्य क्या होता है ये हमें जानना जरूरी था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। ओके, बाय बाय।